इनहिबिट करता है दोनों सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन को, इसलिए इसको एसएनआरआई बोला गया है। और ये डिप्रेशन के साथ अगर किसी को क्रॉनिक पेन है, जैसे बैक एक है, मसल एक है कोई भी, तो उसके लिए बेहतर है एसएनआरआई ना कि एसएसआरआई। तो इफ़ आई आस्क यू के ड्रग ऑफ चॉइस फॉर समवन हु हैज़ मसल एक एंड बैक एक अलॉन्ग विद द डिप्रेशन, तो द ड्रग ऑफ चॉइस इज एसएनआरआई। एसएसआरआई ऑल्दो फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द डिप्रेशन, बट इन दिस केस इट इज़ नॉट, ठीक है, इनइफेक्टिव रहेगी। अच्छा, दोनों जो हैं जैसे एसएनआरआई और टीसीए इस के लिए इफेक्टिव हैं, मतलब दर्द है, साथ में पेन है और साथ में डिप्रेशन है। तो डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी, डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी का मतलब क्या होता है कि आपकी जो नर्व्स हैं वो स्वेल हो जाती हैं एट द लेवल ऑफ योर पेरिफ्रीज। व्हाट आर योर पेरिफ्रीज? आपके लिम्ब्स, लोअर लिम्ब्स, अपर लिम्ब्स, एक्सट्रीमिटीज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक टर्म लिखी है पोस्ट थेरेपेटिक न्यूरल्जिया, तो यहाँ पे मैंने उसको डिफाइन कर दिया है इन अ साइड नोट। इसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी को हर्पीस है, जैसे हर्पीस जूस्टर है, वेरिसेला जूस्टर उसका जो है वायरस होता है, तो हर्पीस अगर किसी को होती है उसके बाद इट इज़ वेरी पेनफुल कंडीशन, और ये वायरस होता है, हर्पीस की वैक्सीन भी लगती हैं। और हर्पीस जूस्टर जो है शिंगल्स अमूमन कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे से जो है सैक लाइक आपके बन जाते हैं, बहुत सारे, जैसे कि चिकन पॉक्स में होते हैं वैसे बन जाते हैं, ठीक है। और उस जब वो ख़त्म होता है तो उसके बाद जो न्यूरोपैथिक पेन है वो बहुत मतलब मंथ्स तक रहता है, उसको कहते हैं पोस्ट थेरेपेटिक न्यूरल्जिया। तो इट इज़ अ कंडीशन करेक्टराइज्ड बाय परसिस्टेंट नर्व पेन, और ये हर्पीस जूस्टर के बाद होता है। अच्छा, तो पोस्ट थेरेपेटिक न्यूरल्जिया, डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी या फाइब्रोमाइल्जिया। फाइब्रोमाइल्जिया मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, तो फाइब्रोमाइल्जिया में भी यूज़ होता है। फाइब्रोमाइल्जिया क्या है? और लो बैक पेन, ठीक है। अच्छा, फाइब्रोमाइल्जिया मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, एक मस्कुलोस्केलेटल पेन होता है, एक डिसऑर्डर है, और इसके में फटीग, स्लीप, मेमोरी इश्यूज और मूड डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, मतलब साथ में डिप्रेशन के साथ होता है। तो टीसीए की तरह ये भी जो है हिस्टामीन, मस्करानिक और अल्फा रिसेप्टर्स को भी कुछ हद तक अफेक्ट करती है, मतलब ये थोड़ी बहुत एक्टिविटी और रिसेप्टर मीडिएट इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी आते हैं। अच्छा, आपने ये नहीं करना है, सिर्फ नेम याद रखने हैं, वेनलाफेक्जीन, डेसवेनलाफेक्जीन और डलोक्सिटीन। इसके साइड इफेक्ट करने के लिए आपको रिसेप्टर मीडिएटेड इफेक्ट्स जो आपने चार्ट पढ़ा है बस वही काफ़ी हैं। अब जो रिसेप्टर ये अफेक्ट कर रही है, जैसे कि अल्फा रिसेप्टर और हिस्टामीन और मस्करानिक रिसेप्टर, अब वो इफेक्ट आएंगे। जैसे कि कॉमन साइड इफेक्ट वेनलाफेक्जीन का जैसे यहाँ पे लिखा है, नोजिया, हेडेक, सेक्सुअल डिसफंक्शन। क्योंकि ये एसएनआरआई है तो जो भी सेरोटोनिन के इफेक्ट्स होंगे वही आएंगे। सेरोटोनिन के जितने भी साइड इफेक्ट हैं आप वो कर लें, इसके सेम होंगे, एक्सेप्ट कि ये नॉरएपिनेफ्रिन के जो एनहांसिंग इफेक्ट हैं, मतलब उसके बढ़ने के, तो वो हाइपरटेंसिव क्राइसिस और या फिर आपकी ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट का इंक्रीज हो जाना, ठीक है। तो ये आपको दिस इज नॉट सपोज टू बी हाईलाइटेड। टिपिकल एंटी डिप्रेसेंट में अलग अलग हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, you just have to remember the name and their mechanism of action, that's it। जैसे कि बुप्रोपियोन है तो ये वीक डोपामीन और नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक ब्लॉकर है, और ये आपकी डिप्रेशन के अलावा ये स्मोकिंग विड्रॉल में भी दी जाती है, तो जब क्विट करते हैं स्मोकिंग। और क्योंकि ये वीक जो है डोपामीन और नॉरएपिनेफ्रिन को ब्लॉक करती है, तो जो नॉरएपिनेफ्रिन को ब्लॉक करने के इफ़ेक्ट्स आएंगे, हाइपरटेंसिव इफ़ेक्ट्स आ गए, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर का इंक्रीज हो जाना, तो वो आएंगे। ड्राई माउथ, स्वेटिंग, नर्वसनेस, ट्रेमर। डोपामीन को अगर आपने पार्किंसनिज्म में पढ़ा था कि अगर डोपामीन को जब हम ब्लॉक कर रहे थे, डोपामीन को तो हम दे रहे थे उल्टा, ठीक है, तो जो पार्किंसनिज्म के इफेक्ट्स होंगे वही होंगे, ट्रेमर्स होंगे, ठीक है। ट्रेमर्स, नर्वसनेस इज ड्यू टू द नॉरएपिनेफ्रिन और ड्राई माउथ। मिडाज़ेपिन का भी आपने सिर्फ मैकेनिज्म करना है, दैट्स इट।
और मिडाज़ेपिन जो है वो सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन को ब्लॉक करता है और अल्फा 2 रिसेप्टर्स जो है उसको भी ब्लॉक करता है, क्योंकि अल्फा 2 रिसेप्टर का आपको पता होना चाहिए कि ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है इसका, ये एनहांस, ये अगर रिलीज़ होने से मतलब कि प्रिवेंट करता है रिलीज ऑफ द नॉरएपिनेफ्रिन। SSRI सेक्सुअल डिस्फंक्शन कराता था, बुप्रोपियोन बहुत कम कराता है, मिडाज़ेपिन नहीं कराता। इट इज़ द ओनली ड्रग विच डज नॉट कॉज सेक्सुअल डिस्फंक्शन, जैसे कि SSRI करवाती थी। और इसके जो एंटी हिस्टामीन इफ़ेक्ट्स भी हैं, इसके जो है 5-HT2 रिसेप्टर पोस्ट सिनेप्टिक उसको भी ब्लॉक करवाती है, और प्री सिनेप्टिक अल्फा 2 रिसेप्टर और आपकी सेरोटोनिन। तो सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन दोनों ही ब्लॉक हो रहे हैं। अगर नॉरएपिनेफ्रिन है तो प्री सिनेप्टिक अल्फा 2 रिसेप्टर, सेरोटोनिन है तो 5-HT2 रिसेप्टर। 5-HT2 receptors are supposed to be the bad receptor and they induces depression। इसके अलावा हिस्टामीन जो है अगर उसको ब्लॉक करेंगे तो सेडेटिव इफेक्ट्स हैं, और ये इसके कोई सेक्सुअल डिसफंक्शन नहीं कराती। निफाजोडोन जो है वो वीक इनहिबिटर है, इसी तरह ही जिस तरह सेरोटोनिन रीअपटेक और एंटागोनिस्ट पोस्ट सिनेप्टिक 5-HT2 रिसेप्टर जो कि कंसिडर किए जाते हैं बैड रिसेप्टर। तो सेरोटोनिन की रीअपटेक, ये मतलब कि रीअपटेक के सर्ट को भी ब्लॉक करा रही है और पोस्ट सिनेप्टिक 5-HT2 रिसेप्टर को भी ब्लॉक करा रही है, जिसकी वजह से डिप्रेशन होता है। आपने एक पॉइंट याद रखना है कि जहाँ जहाँ भी हिस्टामीन जो है वो इफेक्ट हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है, वहाँ वहाँ हाईली सेडेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस होंगे। अमूमन जितनी भी एटिपिकल्स हैं वो तकरीबन सब ही हिस्टामीन ब्लॉक कराती, बुप्रोपियोन नहीं कराती है, मिडाज़ेपिन कराती है, निफाजोडोन, ट्राजोडोन ये भी कराती है। और ये अल्फा रिसेप्टर अल्फा 1 पे भी कुछ हद तक एंटागोनिज्म कराएगी और ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन करा देगी और डिज़नेस। विलाजोडोन सिमिलर टू निफाजोडोन और ट्राजोडोन, विलाजोडोन भी वही है कि ये 5-HT1A रिसेप्टर की रिअपटेक मतलब कि सर्ट को ब्लॉक कराएगी, लेकिन इसकी पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिविटी है, दैट इज़ द यूनिक मैकेनिज्म। इसकी पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिविटी है, एगोनिस्ट है पार्शियल, तो जाहिर है कि सेरोटोनिन का लेवल्स को इंक्रीज कराएगी एट द लेवल ऑफ सिनेप्स, लेकिन 5-HT2 को भी ये ब्लॉक कराती है। 5-HT2 लेट मी सी, तो ये नहीं कराती 5-HT2 को, ओनली 5-HT1A सर्ट को ये जो है ब्लॉक कराएगी और रीअपटेक ब्लॉक कराएगी, और एगोनिस्ट है ये, ठीक है, सॉरी पार्शियल एगोनिस्ट। वर्टिऑक्सिटीन जो है वो रीअपटेक सेरोटोनिन रीअपटेक को इनहिबिट करेगी। 5-HT1A एगोनिस्ट है ये, 5-HT1A एगोनिज्म, 5-HT3 5-HT7 एंटागोनिज्म, और ये इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ठीक है। 5-HT1 एगोनिस्ट है ये, तो ऑब्वियसली इट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ सेरोटोनिन एट द लेवल ऑफ सिनेप्स, लेकिन जो ये एंटागोनिस्ट है 5-HT3 7 दे आर सपोज्ड टू बी टेक पार्ट इन डिप्रेशन, इसलिए इनको ब्लॉक कराया जाता है इन पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर 5-HT3 और 5-HT7 को। लेकिन फिर भी इट इज़ अनक्लियर कि किस हद तक जो है ये एक्टिविटीज़ जो हैं इनका डिप्रेशन में क्या रोल प्ले करता है, अदर देन इनहिबिशन ऑफ सेरोटोनिन रीअपटेक, इन्फ्लुएंस ऑफ ओवरऑल इफेक्ट्स ऑफ वर्टिऑक्सिटीन का इफेक्ट्स जो हैं इसकी इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है। कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स इसके जो हैं वो नॉजिया, कॉन्स्टिपेशन, सेक्सुअल डिसफंक्शन। तो याद रख लें मिडाज़ेपिन इज़ द ओनली ड्रग विच इज़ नॉट कॉजिंग सेक्सुअल डिसफंक्शन एटिपिकल एजेंट्स के अंदर, लेकिन SSRI भी कराती है, और SNRI के सारे वही इफ़ेक्ट्स हैं जो कि SSRI के हैं, एक्सेप्ट कि नॉरएपिनेफ्रिन की वजह से हाइपरटेंसिव क्राइसिस और हार्ट रेट इंक्रीज हो जाना। ठीक है, हमने ये तकरीबन सारे ही कर लिए हैं एंटायर आपके एटिपिकल्स। ट्राइसाइक्लिक एंटायर डिप्रेसेंट के अंदर एमिट्रिटालिन नॉर
इसके अंदर एमिट्रिटाइलिन जो आगे आती जाएंगी। ट्राइसाइक्लिक एंटाइडिप्रेसेंट में टर्शरी अमाइन एमिप्रामीन है और सेकेंडरी अमाइन जो है वो है डेसिप्रामीन। एमिप्रामीन, एमिट्रिटाइलिन, क्लोमिप्रामीन एंड ट्रिमिप्रामीन, दीज आर ऑल ट्राइसाइक्लिक, दीज आर टर्शरी अमाइन, जबकि सेकेंडरी अमाइन के अंदर डेस्पिरामीन और नॉरट्रिप्टाइलिन है। न्यूरोट्रांसमीटर रीअपटेक को इनहिबिट कराना इसके मैकेनिज्म के अंदर आता है, यानी कि सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन दोनों को ही ब्लॉक कराती है। वी आर नॉट गोइंग इनटू डिटेल कि कौन सी वाली जो है वो सिलेक्टिवली सेरोटोनिन को ब्लॉक कराती है और कौन सी जो है वो नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन दोनों को ब्लॉक कराती है, मतलब कौन सी सिलेक्टिव है और कौन सी नॉन सिलेक्टिव है। ब्लॉकिंग ऑफ रिसेप्टर्स जो है इसके अलावा 3 मस्करानिक, एड्रेनर्जिक और हिस्टामीन, ये तीनों भी ब्लॉक हो रहे होते हैं। डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम और कोलिनर्जिक रिबाउंड इफेक्ट्स करवाती हैं, मतलब डिसकंटिन्यू करने के बाद ये होता है। थेरापेटिक इफेक्ट्स के अंदर मॉडरेट टू सीवियर डिप्रेशन में यूज़ होती है, फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है। पैनिक डिसऑर्डर के अंदर भी यूज़ हुई है। बेड वेटिंग इन चिल्ड्रन, ठीक है, एक बहुत ही यूनिक सा इसका एक इंडिकेशन है। ये एक ऑफलाइन यूज़, मतलब ऑफ लेबल यूज़ है, सॉरी, ऑफ लेबल यूज़ का मतलब है कि इट इज़ नॉट अप्रूव्ड फॉर बाय द FDA, लेकिन ये यूज़ होता है नॉन एज ए नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में कह सकते हैं आप। सॉरी, लेट मी कंप्लीट अगेन। इमिप्रामीन जो है वो इस्तेमाल होती है ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट में बेड वेटिंग के लिए। बेड वेटिंग एन्यूरेसिस जो टर्म है, दिस इज बेड वेटिंग, ठीक है, बच्चों में जो है, यंग चिल्ड्रन में अमूमन दिस इज कॉमन। अब उसमें क्या होता है कि नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी है कि बेड के अंदर देयर इज अ डिवाइस और वो उसको एन्यूरेसिस अलार्म के नाम से जाना जाता है। तो वो डिवाइस जो है वो इट इज़ सेट ऑन द बेड और वो व्हेन इट कम्स इन द कॉन्टैक्ट विद द मॉइस्चर अलार्म प्रोड्यूसर्स, ठीक है, अलार्म बेल करता है। तो ये नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है फॉर द एन्यूरेसिस, बेड वेटिंग को कहते हैं। डेस्मोप्रेसन कॉमनली यूज होती है। वी आर नॉट स्टडिंग अबाउट कि हम बेड वेटिंग नहीं पढ़ रहे, लेकिन इसका एक दूसरा मतलब कि अनदर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट की बात करें, थेरापेटिक यूज़ है ये ट्राइसाइक्लिक एंटाइडिप्रेसेंट में इमिप्रामीन का, इमिप्रामीन यूज़ होती है। तो इमिप्रामीन जो दी जाती है बच्चों में वो सिर्फ एन्यूरेसिस के लिए भी दे सकते हैं एज ए अनदर थेरापेटिक यूज़। और एन्यूरेसिस जो है इसको नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस भी कहते हैं। नॉक्टर्नल मतलब रात में, ठीक है, नाइट बेड वेटिंग। तो होती करता क्या है बेसिकली, इट इम्प्रूव्स द यूरिनरी it improves the bladder to hold the urine for a longer period of time. इसके अलावा मिग्रेन, हेडेक और क्रॉनिक पेन सिंड्रोम जैसे कि न्यूरोपैथिक पेन उसमें भी इस्तेमाल होती है। जैसे कि SNRI हमने पढ़ा था, फिब्रोमाइल्जिया, डायबिटिक न्यूरोपैथी और न्यूरोपैथिक पेन, न्यूरोपैथिक पेन इसमें भी यूज़ होती है। तो इसके अलावा TCA भी इस्तेमाल होती है। और मैकेनिज्म क्या है इसका, ये कि मॉड्यूलेशन, बिकॉज ऑफ द मॉड्यूलेशन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन पाथवे, ये जो है ये दोनों इस्तेमाल होती हैं। ओके, फार्माकोकाइनेटिक्स नहीं करनी है। एडवर्स इफेक्ट्स जो हैं रिसेप्टर मीडिएटेड, जो रिसेप्टर ब्लॉक हो रहा है उसी हिसाब से आप कर लें। अगर तो मस्करानिक रिसेप्टर ब्लॉक हो रहे हैं तो मस्करानिक एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स आ गए हैं। और क्विनिडीन लाइक इफेक्ट्स जो हैं वो भी हमने पिछली एक एंटाइडिप्रेसेंट में अभी पढ़ा था, जैसे कि सेरोटोनिन, उसकी तरह ही है ये, ठीक है। और नैरो थेरापेटिक, ये एक नैरो थेरापेटिक इंडेक्स है, ड्रग है, जिस तरह से लिथियम है उस तरह से नहीं है, बट इट कम्स अंडर नैरो थेरापेटिक इंडेक्स ड्रग। अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है तो फिर आपका ये रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया और ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन।
सो एडवर्स इफेक्ट्स जो हमने पहले किए थे वही रहेंगे, रिसेप्टर मीडिएटेड रहेंगे। इसके अलावा मोनो अमीनो ऑक्सीडेज, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जैसे कि फेनल्जीन है। अच्छा, इसके 4 नेम्स हैं। इन चारों में से जो इरिवर्सिबल और नॉन सिलेक्टिव हैं वो ये 3 हैं शुरू के, नहीं आइसोकार्बोक्सिल, फेनल्जीन और ट्राइनाइलसाइप्रोमीन, जबकि सिलेजनिल जो है वो सिलेक्टिवली मोनोअमीनो ऑक्सीडेज बी को ब्लॉक कराता है और ऑल्सो यूज इन पार्किंसन। और ये जो है सिलेजनिन ये ट्रांसडर्मल पैचेस में अवेलेबल है, ट्रांसडर्मल एप्लीकेशन है इसकी। अच्छा, ये लिमिटेड है इसका यूज़ क्योंकि डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस करनी पड़ती हैं और ये लास्ट रिजॉर्ट आप ये कह सकते हैं। अगर दूसरी भी डिप्रेशन एंड एंटी डिप्रेशन काम नहीं करेंगी तो दिस इज़ द लास्ट ड्रग चॉइस, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं और आपको डाइटरी रिस्ट्रिक्शन करनी पड़ती हैं पेशेंट को। Okay, very important point. The drug inhibit not only monoamino oxidase brain but also MAO in the liver and gut, और ये catalyze करती हैं drugs और potentially toxic substances जैसे कि tyramine which is found in the food। और ये tyramine क्या है? It contains monoamine। ये ट्रिप्टोफैन से कन्वर्ट होकर आपके नॉरएपिनेफ्रिन न्यूरॉन्स से आपके सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर स्टोर होता है, वहाँ से रिलीज होता है, तो इट कन्वर्ट्स इनटू ट्रिप्टोफैन इवेंचुअली, टायरामीन जो है। क्योंकि ड्रग और ड्रग फूड इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है इसलिए कॉमनली यूज़ नहीं होता। और ये ट्रांसडर्मल पैच, इसकी एक ही ड्रग अवेलेबल है और इसी वजह से इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कम हैं क्योंकि ये सिस्टम में नहीं जा रही है, गट में और लिवर में। तो लेस इनहिबिशन ऑफ गट और हेपेटिक माओ एट लो डोजेस, बिकॉज ये फर्स्ट और ये आपके जब गट में नहीं जाएगी, क्योंकि ट्रांसडर्मल पैच है तो डायरेक्टली ब्लड में जाएगी, तो आपके लिवर में भी नहीं जाएगी और गट में भी नहीं जाएगी, तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करेगी ये, जिसकी वजह से जो ड्रग फूड इंटरेक्शन है वो नहीं आएगा, ड्रग इंटरेक्शन है वो भी नहीं होगा। अच्छा ठीक है, इसके एक्शंस तो ऑलरेडी आपको पता है कि हर एंटी डिप्रेसेंट सेवरल वीक्स और डेज लेती है और ये जो है सिलेजनिन और ट्राइसाइक्लोप्रोमीन जो है इसके जो है एम्फेटामीन लाइक इफेक्ट्स हैं, स्टिमुलेंट। एम्फेटामीन क्या है? एम्फेटामीन एक ड्रग है सिम्पैथोमाइमेटिक, ठीक है। नॉरएपिनेफ्रिन का जो है उस सिम्पैथोमाइमेटिक वो है जो सिम्पैथेटिक एक्टिवेशन को इंक्रीज करती है। और जो थेरापेटिक इफ़ेक्ट्स हैं इसके, अच्छा यहाँ से कर लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है और यही मैंने आपको बताया था कि एजेड चीज़, मीट, लिवर, पिकल, स्मोक्ड फिश, रेड वाइन ये इनएक्टिवेट हो जाती हैं अगर कोई पेशेंट ले रहा है इन ड्रग्स के साथ। तो आपका मोनोअमीनो ऑक्सीडेज जो है वो इनका जो है वो ड्रग फूड इंटरेक्शन हो जाएगा। जो टायरामीन है इसके इन फूड्स के अंदर टायरामीन मोस्ट कॉमनली पाया जाता है। तो जब आप मोनोअमीनो ऑक्सीडेज जो है वो इनहिबिट कर देता है टायरामीन को, जिसकी वजह से आपके ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, हाइपरटेंसिव क्राइसिस नहीं आएंगे और सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी अननेसेसरीली आपकी बॉडी में नहीं बढ़ेगी। लेकिन जब ये इनहिबिट हो गया एंजाइम तो इसके जो इफेक्ट्स हैं टायरामीन के वो बहुत एनहांस हो जाएंगे और हाइपरटेंसिव क्राइसिस और स्ट्रोक भी हो सकता है। तो यहाँ ये आप लिख सकते हैं टायरामीन जो है अगर वो लार्ज अमाउंट पे ले ली जाए तो वो स्टोर्ड कैटेकोलामीन को वेसिकल से रिलीज़ करा देती है नर्व टर्मिनल में, जिसकी वजह से हाइपरटेंसिव क्राइसिस यानी कि आपके आँखों में दर्द क्या होता है कि आपको पता है कि एंड ऑर्गन डैमेज के चांसेस हैं। एंड हाइपरटेंसिव क्राइसिस या हाइपरटेंसिव इमरजेंसी का मतलब ये है एंड ऑर्गन डैमेज के चांसेस हैं। एंड ऑर्गन डैमेज में या तो रेटिनोपैथी हो जाएगी, मतलब आए आपके ऑसिपिटल लोब में जो ऑसिपिटल हेडेक है वो होगा, शदीद दर्द होगा, तो आँख में जो है ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो विट्रस ह्यूमर वहाँ पे बढ़ जाएगा। इसके अलावा आपके हार्ट पे इफेक्ट आ सकता है, तो हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा और ब्रेन पे अगर इफेक्ट आएगा तो ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस हैं।
तो दीज आर हाइपरटेंसिव क्राइसिस, स्टिफ नेक, टैकिकार्डिया, हाइपरटेंशन, एरिथमिया, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। सो बीइंग अ फार्मासिस्ट आप पेशेंट को एजुकेट करेंगे कि टायरामीन कंटेनिंग फूड्स नहीं लेने हैं, और आपने इस लिस्ट प्रोवाइड करनी है कि इन फूड के अंदर टायरामीन होता है, और टायरामीन जो है क्योंकि मोनोअमीनो ऑक्सीडेज एंजाइम ना होने की वजह से जो है वो इनएक्टिवेट नहीं होगा, तो जिससे आपके कैटेकोलामीन रिलीज हो जाएंगे। एक और बात हमने पहले भी पढ़ी थी कि SSRI के साथ मोनोअमीनो ऑक्सीडेज के साथ SSRI बिल्कुल ना लें, क्योंकि ये सेरोटोनिन सिंड्रोम करा सकते हैं, और दोनों को मतलब SSRI मोनो ऑक्सीडेज अगर आपने ली है तो दोनों को वॉश आउट पीरियड एटलीस्ट, मतलब कि अगर कोई पेशेंट SSRI ले रहा है लाइक फॉर 4 months तो उनको 2 हफ्ते गैप देना है और फिर मोनोअमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर स्टार्ट करनी है। लेकिन एक्सेप्शन है सिर्फ फ्लुओक्सिटीन का, जो कि विच शुड बी डिसकंटिन्यूड एटलीस्ट 6 weeks बिफोर, मतलब कि 1-1.5 महीने की बात है। अगर 1.5 महीना भी जो है वो अगर डिसकंटिन्यू की गई है तो इसमें, लेकिन जो फ्लुओक्सिटीन है, फ्लुओक्सिटीन में 2 weeks का नहीं है, इसके अंदर है पूरे 6 weeks का ड्यूरेशन। अगर वो यूज़ किया तो मोनोअमीनो ऑक्सीडेज फ़ौरन से स्टार्ट नहीं करेंगे, आफ्टर 6 weeks स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा ये करने की ज़रूरत नहीं है सेरोटोनिन एंड डोपामिन एंटागोनिस्ट, वो हम जब हम पढ़ेंगे एंटीसाइकोटिक तो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। लिथियम जितना मैंने पढ़ाया था उतना ही करना है, उससे ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत। एडवर्स इफेक्ट जो कि अच्छा देखें यहाँ पे आप ये लिखा हुआ है कि लिथियम जो है वो बाइपोलर डिसऑर्डर और मूड स्टेबलाइजर के तौर पे इस्तेमाल होती है, और 60% और 80% पेशेंट जो कि मेनिया के साथ आते हैं, मतलब पागलपन के साथ आते हैं या फिर हाइपोमेनिया के साथ आते हैं, उनका मूड को बेहतर करती है। इसके एडवर्स इफेक्ट नॉर्मल डोज के ऊपर, मतलब कि अगर आपकी बॉडी में आप नॉर्मल डोज ले रहे हैं, एक रेगुलर डोज ले रहे हैं, इसके लेवल्स चेक होना लाजमी है, मतलब कि आपका ब्लड ड्रॉ करके लेवल्स चेक होते हैं, बिकॉज स्लाइट वेरिएशन भी जो है टॉक्सिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकती है। तो एडवर्स इफेक्ट मतलब टॉक्सिक इफेक्ट नहीं, कॉमन एडवर्स इफेक्ट जो हैं वो डायबिटीज़ लाइक हैं, जैसे पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, ये तो हाइपरग्लाइसीमिया में होता है। तो यस इट हैज़ सम इफेक्ट लाइक हाइपरग्लाइसीमिया। हेडेक, ड्राई माउथ, मतलब इसके जो इफेक्ट्स हैं वो एंटाइकोलिनर्जिक ड्रग्स वाले भी हैं। एडीमा, वेट गेन, GI distress, tremor, dizziness, dermatologic reaction, and sedation. थायराइड फंक्शन जो है वो डिक्रीज हो सकता है। अगर किसी का प्लाज्मा लेवल बढ़ गया, मतलब किसी का लिथियम जो है वो उसकी प्लाज्मा में बढ़ गई है, तो स्लर्ड स्पीच, एटेक्सिया, ट्रेमर्स, तो ये टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगी। और कन्वल्जन्स भी होते हैं इसके अंदर। ट्रीटमेंट क्या होगा? हीमोडायलिसिस, मतलब डायलिसिस कराएंगे पेशेंट की और डिसकंटिन्यू कर देंगे, और एंटाई कन्वल्सेंट है तो हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे, सिंपल। अच्छा बस दैट्स इट, उतना ज़्यादा और नहीं करना है। तो दिस वाज ऑल अबाउट एंटी डिप्रेसेंट। नेक्स्ट चैप्टर इज एंटीसाइकोटिक।